जिसको भी पुनर्जन्म पे विश्वास होगा वो मोदी और बाबा को वोट दे या बीजेपी को वोट दे। जिसको अभी इस जन्म में कुछ चाहिए, अभी वर्तमान में कुछ चाहिए, वो इनको वोट ना दे। उन्होंने मात्र 57 परिवारों को 67% प्रॉपर्टी और 67% इकोनॉमी का पूरा स्टेक 57 परिवारों के हाथ में दे दिया है। और ये 57 परिवार दिन ब दिन, रात दुना चौगुना प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मनमोहन सिंह जी से ज्यादा, मनमोहन सिंह जी ने अगर 1 रुपया माफ किया होगा, एनपीए में डाला होगा, तो इन्होंने 480 रुपए एनपीए में डाले हैं। इतना बड़ा इजाफा एनपीए का हुआ है। और एनपीए का पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, हमारे टैक्स पेयर का, सामान्य आदमी का पैसा है। मैं भक्तों से पूछना चाहता हूं कि जब किसानों को थोड़ी सी देने की बात होती है तो आपको टैक्स पेयर को खुजली लग जाती है, आपको आग लग जाती है कि किसानों को भाई क्यों लुटा रहे हैं। ये कैसा कहां आया, कहां से गया, ये मुझे बता दो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज फिर हम अविनाश काकड़े जी के साथ हैं, जो बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाने वाले अविनाश काकड़े जी महाराष्ट्र के नागपुर में रहते हैं। नागपुर बहुत कई वजह से मशहूर है। आरएसएस का हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। आज हम 2-3 इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो महाराष्ट्र का एक अखबार है लोकमत। उस अखबार की पहचान कांग्रेस के और गांधीवादी नजरिए के लिए जानी जाती रही है। अभी उन्होंने कल एक वेबिनार किया है जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को बुलवाया है और इस पर चर्चा हो रही है महाराष्ट्र में। क्या लोकमत बदल गया है, क्या कुछ है ये। इसके अलावा बजट में मोदी सरकार ने किसानों को क्या दिया है या क्या नहीं दिया, इसमें हम खास तौर पर इस तरह से भी बात करेंगे कि मोदी जी के बजट में और मनमोहन सिंह जी के बजट में, जो यूपीए सरकार थी, उन दोनों में किसानों को क्या कुछ दिया गया, क्या कुछ नहीं दिया गया, उस पर थोड़ा सी बात कर लेंगे। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव और पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी का मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस का की तरफ से रहेगा, ये ऐलान हो चुका है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि आप नागपुर में हैं, नागपुर की मिट्टी, नागपुर का माहौल, नागपुर सब कुछ जाहिर है आपने वहीं गुजारा है, वहीं आप रहते हैं और वहीं पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है। ये लोकमत वाली बात जो है, लोकमत को क्या हुआ, क्या उसी मीडिया में लोकमत भी शामिल हो गया जो हालात बदल करके, बदलते हुए देख करके रंग बदल लेता है, क्या कुछ है? सर, आपको पता होगा कि एक हमारे यहाँ कोल का कांड नाम का एक कांड हुआ था। हालांकि उसमें मिला कुछ नहीं। उस कोल कांड में इनके नीचे कोल जल रहा है। ये जो लोकमत समूह है, इनके नीचे कोल जल रहा है। तो उसकी आग जो होती है, वो आग से बचने का ये प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये 15 साल सांसद रहे कांग्रेस की वजह से। क्या नाम है उनका? क्या नाम है मालिक का? नाम बता दीजिए। जवाहरलाल दर्डा पिताजी जो थे वो कांग्रेस के मंत्री रहे हैं। ये राजेंद्र दर्डा और ये बाकी विजय दर्डा जो है, ये सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे। तो इन्होंने जो लोकमत समूह खड़ा किया था, वो सारा समूह जो खड़ा हुआ था वो कांग्रेस की बदौलत खड़ा हुआ था। कई साल तक उसको कांग्रेस का मुखपत्र कहा जाता था। मगर चूंकि हमारे अमित शाह जी के वो जातिगत ये है, रिश्तेदार है, और दूसरी बात है कि कोल कांड में फंसे हुए हैं, उसके कारण वो प्रयास कर रहे हैं कि अब कांग्रेस से, आपको एक पता होगा कि बहुत ज्यादा ये लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ये बिजनेसमैन है, ये धंधेबाज है। इनके लिए धर्म भी धंधा है, इनके लिए बिजनेस भी धंधा ही है, वो तो रहता ही है। मगर उनके लिए हर चीज, समाज भी इनके लिए धंधा होता है। तो हर चीज में धंधा देखने वाले जो लोग होते हैं, ये कभी निष्ठा नहीं रखते। इनकी निष्ठा अपने धंधे के साथ होती है। तो उस कारण ये अपना, मैंने इस तरीके से उन्होंने काम किया। हालांकि बहुत अच्छा नहीं किया, बहुत विरोध हो रहा है। नागपुर के जितने
उनके पाठक होंगे, उनके वाचक होंगे, जितने उनके सपोर्टर होंगे, वो सब लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये गद्दारी की है आपने विचारधारा के साथ, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ गद्दारी की है। और सब्जेक्ट भी क्या रखा है, हिंदुत्व और राष्ट्रीयता, क्या राष्ट्रीय एकात्मता। क्या मतलब है भाई, हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकात्मता से कोई तालमेल भी है क्या? तो ये कोई तालमेल नहीं है। मुझे ये दिखाई देता है कि ये खाली अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने ग्रैब कर लिया कि हमारा कोयला जो जल रहा है उसमें थोड़ा पानी डल जाए। तो क्या आगे आने वाले वक्त में कुछ और आपको, मतलब ये तो ठीक है कोयला जल रहा है, वो बात आपकी ठीक है, किसी हद तक सही हो सकती है, बात बिल्कुल मुनासिब है, जब किसी पे इल्जाम लगते हैं उससे बचने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन इसका सियासी असर क्या होने वाला है? क्या महाराष्ट्र में लोग इतने सादे हैं कि इनकी बदलती हुई करवट को वो महसूस नहीं कर सकेंगे, या अखबार के लिए बहुत कुछ फायदा या नुकसान होने वाला है? क्या कुछ है? क्या गांधीवादी विचारधारा इतनी कमजोर है महाराष्ट्र में? क्या है? पहली बात तो ये गांधीवादी विचारधारा नहीं, व्यापारी विचारधारा है, आप ये समझ। और गांधीवादी विचारधारा कभी कमजोर नहीं होती, पूरी दुनिया में फैल रही है, तो इसके कारण उसका कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इनके बारे में जैसे ही लोगों को पता चलेगा, धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये भाई विचारों के साथ में नहीं है, ये अपने धंधे के साथ में है, तो लोग इनसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। इसका इफेक्ट इनके धंधे पर भी पड़ेगा, इनका सर्कुलेशन पे पड़ेगा, हर बात पे पड़ेगा। मगर आपको एक बात बता देता हूँ कि मीडिया को जिस तरीके से वन साइड ये करने की, रिपोर्टिंग करने की जो आदत पड़ते जा रही है, वो आदत लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। क्योंकि लोकतंत्र में पहला अधिकार होता है किसी भी नागरिक का कि उसे सही इंफॉर्मेशन मिले, सही जानकारी मिले, उसके ऊपर वो अपना सही मतदान कर सके, सही अपना मत बना सके। तो ये तो हनन हो ही रहा है ना, इनके जमाने में ये सारी चीजों का हनन हो रहा है, और ये जानबूझ के हनन कर रहे हैं। तो ये बहुत घातक और कष्टदायक है हमारे लोकतंत्र के लिए कि जिस तरीके से ये चला रहे, क्योंकि ये एक चालकानुवर्ती व्यवस्था चलाना चाहते हैं। मतलब अकेला आदमी सब कुछ चलाएगा, अकेले आदमी का ही सब चलेगा। आरएस में भी वही चल रहा है, और आपको देखा होगा कि बीजेपी में भी वही वही चल रहा है। एक आदमी अब मालक हो गया है, उसी के तरीके से डिसीजन होते हैं, उसी की तरीके से शासन और प्रशासन चलने का प्रयास होता है। अच्छा, इसमें इस वक्त 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या उसको प्रभावित करने की कोई कोशिश है, या ये दिखाने की कोशिश है कि जो कांग्रेस का नजरिया है, जो एक जमाना था जब शुरू में बीजेपी सरकार में आई थी तो वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, क्या उस नजरिए को आगे ले जाने की कोई कोशिश है? चूंकि महाराष्ट्र अकेला राज्य है पूरे देश में जहां 3 पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई है, और बीजेपी को मेजॉरिटी होने के बाद सरकार नहीं बनने दी है। ये बिल्कुल अलग किस्म का तजर्बा है, नया तजर्बा है। क्या कुछ है, क्या कोई उसमें कुछ और देखा जा सकता है इसमें? और उन्होंने देखो, क्या कुछ कहा, कोई खास बात क्या कही, अगर आप बता सकें तो? इस मौके पर मोहन भागवत जी ने क्या बात की? कांग्रेस युक्त भाजपा हो रही है, कांग्रेस मुक्त भारत क्या होगा, कांग्रेस युक्त भाजपा हो रही है। भाजपा में जो मोनापली चलती थी, उससे ज्यादा बड़ी मोनापली इनकी चल रही। कांग्रेस में तो आवाज उठाने के ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी, इनके ऊपर तो आवाज भी उठाने का कोई मामला नहीं रहा है। और वो क्या बोलेंगे मोहन भागवत जी, इनका चश्मा बहुत ही 90 डिग्री का है। ये जो बाराती घोड़े होते हैं या टांगे के घोड़े होते हैं, ये यहीं से तो शुरुआत होते है। ये तो ये सबसे बड़ा घोड़ा है, बारात का सबसे बड़ा घोड़ा है। तो उसको जो ब्लिंड्स बंधे हुए हैं वो अभी बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे राहुल जी ने उनके ऊपर प्रयास किया था कि हिंदू और हिंदुत्व का अलग करने का प्रयास किया था, तो वो बताने का प्रयास कर रहे कि हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है। तो उन्होंने उसके बारे में जो बोला है कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो संस्कृति है वही सभ्यता है और वही राष्ट्रवाद है। ये सभ्यता की बात नहीं करती, ये संस्कृति के बाद में राष्ट्रवाद। आपने देखा होगा उनका सब्जेक्ट रहता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये संस्कृति तो हर गांव में, हर व्यक्ति की, हर घर की, हर जाति की, हर धर्म की अलग होती है। एक गांव में अगर 4 ब्राह्मण रहते होंगे, एक महाब्राह्मण होगा और एक कर्मकांडी ब्राह्मण होगा और एक रोजगारी ब्राह्मण होगा,
तो हर एक की संस्कृति अलग होती है। संस्कृति का हम्म, मतलब है उसका रहन सहन, खान पान, कपड़ा लत्ता, उसके त्योहार मनाने की पद्धति, ये सारी अलग होगी कि नहीं होगी। जैसे हम्म, मुसलमानों में शियाओं का अलग होगा, सुन्नियों का अलग होगा, बिल्कुल हम्म, 100% होगा। और वो भी शिया अगर सरकारी नौकरी करता है तो उसका अलग होगा, वो खेती करता है तो उसका अलग होगा। तो ये बिल्कुल। संस्कृति, सारी संस्कृति मिलके एक सभ्यता बनती है, जिसको हम्म, हम मानवीय सभ्यता बोलते हैं, जिसमें जियो और जीने दो की जो बात होती है। मगर इनको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चाहिए। मतलब हम जो बोल रहे हैं वो संस्कृति सही है, क्योंकि जो रूलर क्लास की संस्कृति सही है, रूलर क्लास की वर्ण व्यवस्था सही है, रूलर क्लास की भाषा सही है, बाकी सबकी भाषा अशुद्ध है, बाकी हम्म, सबका रहन सहन अशुद्ध है, खान पान अशुद्ध है, अखाद्य खाते हैं। ये जो प्रमाण पत्र बांटने की बात है, ये उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। मगर ये जैसे ही बंधुता को एकात्मता में और ये सारी चीजों को डामाडोल करने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास उन्होंने उसमें किया। वो बोलते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, वो आचरण पद्धति है। फिर घर वापसी का क्या मामला चल रहा है? जब हम्म, आचरण पद्धति है तो फिर मुसलमान भी एक आचरण पद्धति से रहते हैं। हम्म, फिर उनके आचरण पद्धति को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, अपने इसमें शामिल क्यों नहीं कर लेते? हम्म, दूसरा, शाश्वत सनातन परंपरा है। अब सनातन परंपरा क्या है? सनातन परंपरा बोलती है कि देवी देवताओं का सनातन धर्म। हम्म, तो फिर उसमें नेचर कहाँ आ गया? हम तो हम्म, नेचर पूजक है, हिंदू यहाँ का नेचर पूजक होता है। हम्म, हिंदू देवी देवताओं के तक सीमित नहीं रहता है, वो नेचर हाँ, की पूजा करता है, पेड़ पौधे झाड़ झंकड़ जानवर सबकी पूजा करता है, सबको वो अपने थैंक्स बोलता है, धन्यवाद बोलता है कि भैया हमारा जीवन अच्छा बनाने में आपने सुविधा दी है। तो मुसलमानों ने भी तुम्हारा जीवन अच्छा बनाया ना। कोरोना काल में तुम्हारे ब्राह्मणों के मुर्दे उठाने के लिए उनके बच्चे तैयार नहीं थे, हम्म, मुसलमानों ने सारे के मुर्दे उठा के हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, परंपरा के अनुसार अंत्य संस्कार किया, और ये पूरे देश में हुआ। हम्म, तो फिर भैया आप बात क्या कर रहे हो? किस तरीके हम्म, से बात कर रहे हो? उनको एक्सेप्ट कर लो। वैसे ही हम्म, दामाद करके आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब भाई करके भी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि बंधुता आपको लाना है। तो इसको भी आपको समझने की जरूरत है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। उससे उन्होंने बोला कि नर से नराधम नहीं नारायण पैदा होते। तो आपके यहाँ नराधम कैसे पैदा हो रहे? हम्म, ये सिंगर कौन था? नराधम था कि नहीं होता? यति हम्म, नंद को आपने टिकट दे दिया, वो कौन है? हम्म, नराधम है या कौन है? हत्या करने वाला नराधम होता है या कौन होता है? नारायण होता है। घोड़ हम्म, से नराधम है या नारायण है, क्लियर करना पड़ेगा आपको। हम्म, प्रज्ञा जो है वो नराधम है या नारायण है, आपको क्लियर करना पड़ेगा। कौन हम्म, नराधम है और कौन नारायण है, वो आपके अनुसार व्याख्या नहीं चल सकती, और आप बोल दिए तो हम मान लेंगे, ऐसी बात नहीं हो सकती। आपको क्लियर करना पड़ेगा, हत्या करना ये नराधम का काम है या नारायण का काम है। और आप अगर उसमें धार्मिकता और ये लाते होंगे तो उस पर डिबेट करने के लिए हम तैयार है कि कौन सी हत्या किस उद्देश्य और किस तरीके से की है। क्योंकि हत्या को वध करने वाले हमारे महाराष्ट्र में अभी बोल दिया किसी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोल दिया कि गांधी वध हुआ है। उनको बोलना चाहिए कि ऐसा ये कहते हैं, नहीं बोला उन्होंने, गलती हो गई। मगर बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ है कि पटाओ है, हम्म, ये स्किप हुआ, उसके ऊपर नहीं कुछ बोलते। हमारे यहाँ का एक्स मिनिस्टर जो था, वो महिलाओं की अस्मिता बचाने के लिए और ये महिलाओं का अपमान किया इसलिए बात कर रहा था। तो किसी को बारबाला बोलना, किसी के हम्म, बारे में गलत प्रचारी करना, बयानी करना, किसी भी तरीके से किसी को दूसरे को बोलना, तो भैया आप खुद को कानून से ऊपर समझते हो, हम नहीं समझेंगे आपको। आप बताने का प्रयास कर सकते हो, आप कानून के ऊपर हो। हम्म, दूसरी बात, उसके आगे की बात है, उन्होंने बोला कि आचरण पद्धति पर संस्कार करके संस्कृति बनी है, और हिंदुत्व उसी का नाम है। हिंदुत्व नाम है हिंसा का, हिंदुत्व नाम है जो भगवान पर श्रद्धा रखता है वो हिंदू है, और वो श्रद्धा का जो धंधा करता है वो हिंदुत्ववादी है। जो विपदा में मदद करता है, विपदा में आपदा में किसी को मदद करता है, दूसरे को हेल्प करता है, वो हिंदू है। मगर हम्म, आपदा का जो अवसर करता है, विपदा में अवसर, आपने देखा होगा मोदी जी का भी ठीक, नारा था, आपदा में ठीक, अवसर। तो ये हम्म, आपदा में अवसर जो ढूंढते हैं वो हिंदुत्ववादी है। मतलब शमशान घाट पर जब मुर्दा जलता है, तो वहां भी अगर कोई अपनी फायदे की बात करता होगा तो उसके कर्मकांड करने वाला जो पुरोहित होता है वो अपने फायदे की बात करता है, वो हिंदुत्ववादी है। हम्म, बाकी तो सब जलाने जो आते हैं वो हिंदू है, हम्म, उसमें कोई यानी मुझे शंका नहीं है। ये क्या है, सूडो साइकोलॉजी के फैंटास्टिका है इनका, हम्म, विकृत झूठ बोलने वालों की एक जमात है ये पूरी।
आरएसएस क्या है कि विकृत बोलने वालों की पूरी जमात है, और ये जमातों में विकृत बोलना इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि विविधता में एकता हमारी पहचान है। विविधता की एकता पहचान होगी तो फिर से मैं बोलता हूं कि घर वापसी क्या है, फिर विविधता क्यों नहीं रखते हो? फिर मंदिर मस्जिद में आपको भगवान और चर्च में क्यों नहीं दिखाई देते? अगर विविधता में एकता का माने ये है सूत्र है, तो आपको हर जगह भगवान दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हिंदू बोलता है सर्वभूति परमेश्वर, सब सब जगह परमेश्वर दिखाई देता है। तो हमको जिसको भी मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, मंदिर में, सब जगह परमेश्वर दिखाई देता होगा, वो हिंदू ना। तुमको तो नहीं दिखाई देता है, तुमको तो उसमें दुश्मन दिखाई देता है, तुमको तो उसमें विरोधी दिखाई देता है। तो आपको आपकी जाति छोड़कर, जो महाराष्ट्रियन जाति है इनकी, उसको छोड़कर इनको बाकी के सारे दुश्मन दिखाई देते हैं। अभी देखा होगा लता मंगेशकर जी एक्सपायर्ड हुई। लता मंगेशकर जी गोमांतकीय मराठा थी। गोमांतकीय मराठा का मतलब होता है जो देवदासियां होती थी उनको पुजारियों से और जमींदारों से, सामंतियों से बच्चे पैदा होते थे, क्योंकि वो उसी के लिए वहां उपयोग करते थे। देव के नाम से वैश्य व्यवसाय चलाने का काम मतलब देवदासी का काम था। तो मराठों ने तो अपने नाम दे दिए, मराठों ने उनको एक अस्तित्व दे दिया, ये तो अपना नाम भी देने को तैयार नहीं है। मगर जैसा ही वो नाम रसूखदार हो जाता है, बड़ा नाम हो जाता है, तो अपना ब्राह्मण तमगा चिपकाने के लिए पीछे नहीं देखते। आपने सब जगह देखा होगा कि लता मंगेशकर ब्राह्मण थी, नहीं, वो गोमांत की मराठा थी। तो इनकी ये फितरत है सर, ये इनकी इसी तरीके की फितरत है कि इसी फितरत में ये लोग हमको तोड़ना चाहते हैं। ये बोलते हैं भारतीय संस्कृति हमें जोड़ के रखती है। एक काम बता दो मुझे आरएसएस का जो जोड़ने का करते होंगे। मुंह जबानी नहीं, मुंह जबानी नहीं, मतलब बकवास करने में तो हम पूरा दुनिया जोड़ जाते हैं, मगर करते वक्त, एक्चुअल प्रैक्टिकल करते वक्त, आपके घरों में अलग ग्लास कैसे होते हैं, अलग कटोरे कैसे होते हैं, आपके घर में एंट्री कैसी नहीं होती है, ये सब बातें हमको जोड़ने का काम है। हम जब भी खाना खाने, ये बीजेपी के नेता जब जाते हैं दलितों के घर में, तो अपनी प्लेट और कटोरी लेके जाते हैं। आपने देखा होगा योगी जी दलित के घर में वो चूड़ा खाने गए थे, खिचड़ी खाने गए थे, तो उसके कम से कम मेरे ख्याल से 2 गज की दूरी बनाकर बैठे थे, और बाकी सब लोग सटे हुए बैठे थे। तो ये जो है जोड़ने की प्रथा, ये जोड़ना नहीं है। आप हर जगह तोड़ते हो, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से, प्रांत के नाम से। और ऐसा ही क्यों है, भाई भाई के नाम से आप तोड़ने का काम करते हो, क्योंकि आपका वो तोड़ने का धंधा है। ये आपने अस्तित्व में पूरा का पूरा पूर्ण करने का काम किया है। अब आपने बोला है कि हिंदुत्व का सही आचरण ही महत्वपूर्ण है। अब हिंदुत्व का आचरण क्या होता है मुझे नहीं पता सर, मैं नागपुर में रहता हूँ। हिंदुत्व का कोई आचरण नहीं होता, हिंदुत्व का कट्टरता होती है। हिंदू का आचरण हो सकता है, हिंदुत्व ये कट्टरता सिखाती है। और अगर सही नहीं है तो फिर छत्रपति शिवाजी हिंदू थे, उनका संस्कार, उनका राज्याभिषेक करने के लिए मना करने वाले कौन थे? तुकाराम महाराज हिंदू थे, उनको मारने वाले कौन थे? सावित्रीबाई हिंदू थी, बाबा साहब आम्बेडकर हिंदू थे, इनको विरोध करने वाले कौन थे? आज बाबा साहब का नाम आप क्यों लेते हो? उस वक्त बाबा साहब को जितना भी हेट करना था वो किसने किया? ये बताने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है। ये सवाल कोई पूछेगा नहीं भागवत से, मगर मैं पूछ रहा हूँ भागवत जी से कि आप बताइए, ये डेस्परेटी पैदा किसने की? अंग्रेजों ने तो नहीं की, ये मुगलों ने भी नहीं की। ये जो गैर बराबरी का काम किया, इसीलिए विवेकानंद जी ने बोला था कि हिंदू धर्म मतलब किचन का धर्म हो गया है, मच्छुओं का धर्म हो गया, और ये इनके पुजारियों को समुद्र में जब तक नहीं डुबोगे ये देश का अस्तित्व कायम नहीं रहेगा। इनको डुबाने का वक्त आ गया है। अरे साहब, मोदी जी तो इक्वलिटी वाली स्टैचू लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बराबरी के खिलाफ हैं। वो बराबरी की बात कह रहे हैं कि बराबरी बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने तो एक स्टैचू भी लगा दी हैदराबाद में जाकर के। सर, सर्वभूति परमेश्वर बोलना और सर्वभूति परमेश्वर को समझना, हाँ। सबका विकास और सबका साथ बोलना, और 2 का विकास और 2 का साथ करना, हाँ। इसमें फर्क है सर, जी ये नहीं है जी फर्क, जी है जी ना? जी तो बिल्कुल। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनके बारे में तो हर चीज में मैं बोल सकता हूँ, हर चीज में। इनकी पूजा पद्धति में, मतलब छत्रपति साहू महाराज जी के साथ में
उसका उसका विवाद चला था, बहुत प्रसिद्ध विवाद है कि वैदिक या पौराणिक। उनका जब राज्याभिषेक हुआ तो वैदिक तरीके से करने को ये तैयार नहीं थे, वो बोलते थे कि पौराणिक तरीके से होगा। तो ये समानता तो कहीं है ही नहीं इसमें। जिसको असमानता ही पूरी दिखाई देती, उसका नाम ही ये परंपरावादियों का धर्म है। अच्छा काकड़े जी, आप चूंकि किसान लीडर हैं, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष भी हैं, अभी जो बजट आया है उसमें किसानों के लिए क्या कुछ किया है? क्योंकि अब इलेक्शन के दौरान काफी हद तक किसान की बातें की जा रही हैं अलग अलग तरीके से। आपको कुछ इनकी बात समझ में आ रही है? बजट में क्या कुछ कहा है और क्या कुछ है? मुझे समझ में आया, मेरे एक दोस्त ने कविता लिखी है उसके ऊपर, वो पहले पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सी है, 2 मिनट की हाँ है। जी। किसानों को ड्रोन दिया, अमीरों को लोन दिया, टैक्स के लिए थाली बजवा दी, टैक्स के लिए ताली बजवा दी, महंगी भोजन की थाली करवा दी, वंदे मातरम की ट्रेन 400 पार करवा दिया, और स्वयं रोजगार पुराना झुंझुना थमवा दिया। युवाओं को पुराना झुंझुना स्वयं रोजगार दे दिया। बंदूकें ज्यादा खरीदने की बात कर दी, मतलब रक्षा बजट बढ़ा दिया, और उसमें पेगासस को भी लपेट लिया। उसके बाद में एक और है कि शिक्षा स्वास्थ्य जैसे तस, और बेहतरीन बजट, बेहतरीन बजट। इन्होंने बजट में आपको किसानों की दृष्टि से मैं बताता हूं कि बदला लिया है सर, बदला, रिवेंज जिसको बोलते हैं ना। पॉलिटिक्स का पीएम अगर बदला लेता है तो अब अपेक्षा किसकी होगी? देश की अपेक्षा। देखो मैं बता देता हूं, मनरेगा में 25,000 करोड़ की कटौती कर दी है इन्होंने, फूड सब्सिडी में 80,000 करोड़ की कटौती कर दी, और कृषि खाद में 35,000 करोड़ की कटौती कर दी। ग्रामीण विकास में भी इन्होंने करीबन करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास में कटौती कर दी। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका इरिगेशन नहीं आता है, ग्रामीण रोड नहीं आते हैं, ग्रामीण की कोई सुख सुविधा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आती। ये इतने बकवास लोग हैं, इतने बकवास लोग हैं कि वो नारा देता है बाबा अजय बिस्ट कि हमने बिजली सारे गांव में दे दिए, मगर मैंने जब आरटीआई कार्यकर्ता एक ने निकाला है, उसका पढ़ा पूरा आरटीआई देखा, तो 19 पावर प्रोजेक्ट अखिलेश जी के जमाने में लगे, और बाबा के जमाने में एक भी पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा। उसी में उसने पूछा था कि कितने डॉक्टर आपने एम्प्लॉय किए, कितने डॉक्टर आपने लगाए 5 सालों में, एक भी डॉक्टर इन्होंने एम्प्लॉय नहीं दिया सर, एक भी नहीं। तो ये घोषणाबाजी, नारेबाजी करने में इनका कोई आसानी नहीं है, उनका कोई दूसरा जोड़ नहीं है। इन्होंने बोला कि अमृत काल का बजट है, अमृत काल का बजट हम दो और हमारे दो के लिए होगा, बाकी सबके लिए राहु काल का बजट है। आप समझते हो राहु काल? आप बता आप दीजिए थोड़ा समझते सा। हो? है? आप बता दीजिए जरूर राहु काल। ये घटी पल ये होती है ना, अमृत काल, राहु काल। ये हमारे राहु काल जो होता है वो रोग काल होता है। ये कुंडली की भाषा है। जी 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 ये जी। जो कुंडली वाली सरकार है उसकी कुंडली की भाषा है कि इसमें कालों को गना जाता है कि कौन सा अमृत काल है, कौन सा शुभ काल है, जिसमें कौन सा राहु काल है, कौन सा मृत्यु काल है, रोग काल है। तो ये जो सरकार है ये राहु काल की सरकार है। ये क्या बोलती है सर, हम 25 साल के बाद क्या करेंगे? अरे भैया, दूसरे जन्म की बात करोगे क्या? 20 साल में जनरेशन बदल जाती है, अभी तो 15 साल में जनरेशन बदलने की हो गई शुरू। और आप 25 साल के बाद हम क्या करेंगे, 2050 में क्या करेंगे, 2014 में जो आपने बोला था वही 2022 में बोल रहे हो, घर देने की और रोजगार देने की और फलाना देने की। तो भैया, जिसको भी पुनर्जन्म पे विश्वास होगा वो मोदी और बाबा को वोट दे या बीजेपी को वोट दे। जिसको अभी इस जन्म में कुछ चाहिए, अभी वर्तमान में कुछ चाहिए, वो इनको वोट ना दे, क्योंकि अरे सब ये सरकार, वर्तमान। जनता जो है वो 5 साल के लिए सरकार बनाती है। ये 25 30 40 साल का प्रोग्राम देने का क्या मतलब है? क्या कुछ है ये? सर, हमको वर्तमान में कुछ देना तो है ही नहीं, आपको बताया, हम तो बाराती घोड़े हैं। हमको वर्तमान तो कुछ दिखाई नहीं देता है। हमको एक तो भूतकाल दिखाई देता है, नेहरू दिखाई देता है, मुगल दिखाई देते हैं, अंग्रेज दिखाई देते हैं, या तो फिर 25 साल बाद हम क्या करने वाले उस वक्त ना पूछने वाला होगा ना बताने वाले होंगे। अरे साहब, तो जवाब नहीं। भूख तो आज लगी है लोगों को, बेरोजगारी, महंगाई, परेशानी तो आज है। आज वालों को क्या है? इन्होंने तो, इनके सारे जितने हैं ना ये फ्रॉड भगवाधारी, वो तो बताते हैं कि आपके भूतकाल के कारण आपको गरीबी और भूख देखना पड़ रहा है, आपकी दुर्दशा का कारण आपके पूर्व जन्म के पाप है।
तो अभी अभी इस जन्म में जितना दुख भोगोगे, इस जन्म में जितना पाप यानी पुण्य करोगे, इस जन्म में जितने ज्यादा घंटा मंदिर बनाओगे, घंटा बजाओगे, उतना अगला जन्म आपका अच्छा होगा। 25 साल बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। यही तो बोल रहा हूं मैं कि उस वक्त ना बोलने वाले रहेंगे, ना सुनने वाले रहेंगे, वो सब बदल जाएगा। और उसके बाद उसकी जवाबदेही कुछ नहीं, संघ की जवाबदेही कुछ नहीं है। 100 साल होते आए इस संगठन को, आज भी हिंदू मुस्लिम के सिवाय इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। पंजाब के जैसा ही पंजाबियों का सरदारों का आंदोलन हुआ, इनकी मुंह बंद हो गया, इनकी थोथरी बोलने लग गई थी, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आया कि अब सरदारों से कैसे निपटा जाए। मुसलमानों के बारे में तो बोलना बहुत आसान है, मगर सरदारों के बारे में ये नहीं बोल सके। आपको एक बात और बता देता हूं कि इन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने 2011 से 2014 तक 95,979 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था इंडस्ट्रीज का, उद्योगपतियों का। और किसानों का तो 72,000 करोड़ का ही किया था, और इनका किया था 95,779 करोड़। मोदी जी ने, जो सामान्य आदमी की सरकार है, देशभक्त सरकार है, राष्ट्रभक्त सरकार है, 135 करोड़ की सरकार है, उन्होंने 10,72,116 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। अब ये पैसा नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नहीं है, ये पैसा कॉमन टैक्स पेयर का पैसा है, जिसकी बैंक डूबने की नौबत आ रही है। ये जो बेचने का नौबत जो आ रही है, उसके कारण आ रही है कि इन्होंने खुले हाथ से उद्योगपतियों को इतने पैसे लुटा दिए सर। ये देश का सारा बेच के उनको लुटा दिया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये याद रखने की जरूरत है कि इन्होंने मात्र 57 परिवारों को 67% प्रॉपर्टी और 67% इकोनॉमी का पूरा स्टेक 57 परिवारों के हाथ में दे दिया है। और ये 57 परिवार दिन ब दिन, रात दुना चौगुना प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मनमोहन सिंह जी से ज्यादा, मनमोहन सिंह जी ने अगर 1 रुपया माफ किया होगा, एनपीए में डाला होगा, तो इन्होंने 480 रुपए एनपीए में डाले हैं। इतना बड़ा इजाफा एनपीए का हुआ है। और एनपीए का पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, हमारे टैक्स पेयर का, सामान्य आदमी का पैसा है। मैं भक्तों से पूछना चाहता हूं कि जब किसानों को थोड़ी सी देने की बात होती है, तो आपको टैक्स पेयर को खुजली लग जाती है, आपको आग लग जाती है कि किसानों को भाई क्यों लुटा रहे हैं। ये कैसा कहाँ आया, कहाँ से गया, ये मुझे बता दो कि किसका पैसा है। और इस वक्त आपके मुंह क्यों सिले हुए, जबान क्यों बंद है, इसकी मैं बात आपसे पूछना चाहता हूं। और उसके कारण सरकारी बैंक डूबने की कगार पर आ गए हैं। मनमोहन सिंह जी के वक्त सरकारी बैंकों को एक बूम आया था, उनकी शाखाएं खुल रही थी, ये मर्ज करके वो जो घाटा है उसको मिनिमाइज करने के चक्कर में और फिर बांट रहे हैं और फिर मिनिमाइज कर रहे हैं। ये सारा षड्यंत्र इकोनॉमी हमारी गर्त में ले जाएगा, और ये गर्त में डूबी हुई इकोनॉमी के कारण हमारा देश वर्ल्ड के जो फोरम है, उस फोरम में पीछे से मैंने 10वें नंबर पर आ गया, पीछे से 10वें नंबर पर आ गए। हम आगे से 10वें नंबर पर चल रहे थे, हमारी इकोनॉमी बूम कर रही थी, अब हम पीछे से गिनती में आ गए हैं, हम पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी पीछे आ गए। काकड़े जी, चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बात नहीं हो सकती, अच्छा खासा वक्त हो चुका, आखिर में बहुत ही ब्रीफ में मालूम करना चाहूंगा कि पंजाब में राहुल गांधी जी ने ऐलान कर दिया है चीफ मिनिस्टर के नाम का, उसके बाद क्या कुछ लगता है आपको, पंजाब में क्या कुछ होने वाला? सर, पंजाब में 3 एरिया है, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, जैसे उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल, पूर्वांचल, अवध ऐसे होते हैं ना, वैसे माझा, मालवा और दोआब, ऐसे 3 एरिया है। ये तीनों एरिया के मिलके 32% मजहबी सिख है। मजहबी मतलब दलित सिख है। तो ये दलित सिखों का मेरे हिसाब से 25% से ज्यादा मतदान कांग्रेस को होने जा रहा है। और जो कांग्रेस का वोटर था, क्योंकि जाट बहुत ज्यादा प्रतिशत में है, तो जाटों ने भी इनको अभी मान लिया है, क्योंकि जाटों के अकाली वाला का तो बेड़ा गर्क होने जा रहा है, तो उन्होंने नहीं माना। आम आदमी पार्टी टिकटें बेच रही है, मैंने सुना टिकटें बेचना ये प्रथा है, मगर आम आदमी पार्टी से ऐसी अपेक्षा नहीं है। कल आया और दे दिया, और परसों आया और उसको टिकट दे दिया दूसरे पार्टी की, तो आपके वर्कर के आप ध्यान नहीं रखते होगे,
तो फिर में आप में और कांग्रेस में और भाजपा में फर्क क्या हो गया? तो ये आम आदमी पार्टी ने जो किया है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और उसके कारण यहाँ कांग्रेस का 80 से ज्यादा सीटें आएगी। पिछले वक्त ये 70 आई थी, इस वक्त 80 से ज्यादा सीटें आएगी। मुझे ये स्पंदन दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये अच्छा संवेदनाएं यहाँ अच्छा आखिर में यूपी में भी बता दीजिए कितनी सीटें आएंगी तकरीबन, क्या कुछ हाल लगता है? हाँ, यूपी में क्या हो गया है कि ओवैसी को जो बच्चे हैं, जैसे हिंदू बच्चे मोदी भक्त हो गए हैं, जो 18 साल से 25 साल तक है, वैसे मुसलमानों में भी ओवैसी के भक्त होने जा रहे, बहुत सारे बच्चे उसके भक्त हो गए। तो उसके साथ में बाबूलाल कुशवाहा क्लब होने के कारण ये 5-7% वोट काटेंगे। मतदान के 5 से 7% के वोट ये काटेंगे और ये मतदान जो काटेंगे वो सपा का काटेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुस्लिम और यादव ये मिलके वोट सीटें ले लेंगे। 117 में से मेजर सीटें बीजेपी की यानी इसकी आ जाएगी, गठबंधन की आ जाएगी। बीजेपी वहां हारने जा रही है, बुरी तरीके से हारने जा रही है। मगर बाकी जगह पर सपा को हराने के लिए ये जो इन्होंने बनाया है ढंका, जो बी टीम बनाई है बीजेपी की, आरएसएस की जो बी टीम है, आपको बार बार मैं बोलते रहता हूँ कि ये जो संगी मुसंगी बुसंगी कुसंगी ये सारे एक्टिव हो गए और ये सारे एक्टिव होने के कारण जो महागठबंधन को मिलने वाला वहां का वोट है उसमें डिवीजन होने का खतरा बहुत बड़ा है। और ये खतरे के कारण हो सकता है कि अभी इतने जल्दी बोलना ठीक नहीं है। जैसा मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का अभी बहुत ही इसके साथ बोल रहा हूँ, मजबूती के साथ बोल रहा हूँ, वैसा बाकी यूपी का धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस तरीके से हम आपको बोलने का प्रयास करेंगे। मगर अभी आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को वक्त दिया। और हम आपसे मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आज काकड़े जी अपने नागपुर में नहीं है, किसी और शहर में है। वहां होते हुए भी आपने टाइम निकाला, जालंधर में है। मैंने जगह का नाम इसलिए नहीं बताया था कि शायद आप ना बताना चाहें, लेकिन बहरहाल जालंधर में हैं आप। और जहां मैं डरता नहीं हूँ कि मेरे ऊपर कोई कहीं कुछ कर देंगे या ये होगा, इनकी इतनी औकात नहीं है। और मैं उस बात से भी नहीं डरता हूँ कि कोई कुछ कर देगा मेरा, नहीं, इनके हाथ में नहीं। मैं भगवान पे विश्वास रखता हूँ सर, भगवान को मानता नहीं हूँ मगर विश्वास रखता हूँ नेचर पर। ये जो एसपीजी सिक्योरिटी लेके घूमते हैं उनकी सिक्योरिटी निकालो। ये भगवान पे विश्वास नहीं रखते, उनके नाम से भगवान शब्द भी नहीं सुनना चाहिए। ना मोदी भगवान पे विश्वास रखते हैं, मोदी जी, ना भागवत जी भगवान पे विश्वास रखते हैं, ना अजय बीस जी भगवान पे विश्वास रखते हैं। नहीं तो इनको सिक्योरिटी क्यों चाहिए? जब सारा दुनिया भगवान की मर्जी से चल रही है तो इनकी मौत भी क्या सिक्योरिटी बचा लेगी? फिर भगवान से ऊपर हो गई सिक्योरिटी। ये बहुत ही अहम बात की आपने। और जो बिलीवर्स हैं, जो भगवान पर अल्लाह पर यकीन रखते हैं, वो जाहिर है वो सिक्योरिटी इस तरह से नहीं चाहते जिस तरह से ये सिक्योरिटी। बहरहाल ये एक अलग बहस है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें वक्त दिया। अपने दर्शकों से भी मैं इजाजत चाहता हूं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।